तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इसका नेम क्या होगा। तो आपको रूल पता है, जो पहले आता है उसको केटायन कहते हैं और एनायन। याद रखिएगा ये डाई ट्राई टेट्रा किसके लिए लिखते हैं? लाइगेंड के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी याद होगा तो किसके लिए लिखते थे? कार्बन के लिए नहीं लिखते थे, किसके लिए? साइड चेन प्रीफिक्स के लिए लिखते थे। यहाँ भी लाइगेंड के लिए किसके लिए लिखेंगे? तो बॉक्स के अंदर कौन कौन होता है? लाइगेंड और सेंट्रल एटम। यही लाइगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब आइए नाम लिखते हैं। तो इसका नाम एज इट इज पोटेशियम होगा, ये सही है। और उसके बाद 4 है तो टेट्रा लगाया। और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? आईडीओ लगेगा, ऑक्सीडो, ये भी सही है। और चूंकि एनायन का पार्ट है तो क्या लिखेंगे? 8 लगाएंगे, मैग्नेट, ये भी सही है। अब बात रहा 6 ऑक्सीडेशन नंबर होगा कि नहीं, तो चेक कर लेते हैं। इसका 2, इसका X, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, 4 ऑक्सीजन का -8 इक्वल टू 0। तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है तो चल चेक कर लेते हैं वो भी क्यों गलत है। ये मैग्नीज नहीं होगा, ये कब होता बाबू? जब ये पहले होता, केटायन का पार्ट होता, ठीक है। अच्छा डाई पोटेशियम नहीं होता है तो ये भी रॉन्ग। अच्छा ये क्यों गलत है? तो केवल ऑक्सो नहीं होगा, क्या होगा? ऑक्सीडो। ऑक्सो तो उसमें आ गया ना, ये नाम भी ऑक्सो के कारण गलत हो गया। आ रहा है समझ में क्यों गलत हुआ साहब? ठीक है। अब इसका नाम लिखते हैं तो इसका नाम समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पे बताइए ये केटायन है, ये एनायन है, तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बताओ? पोटेशियम का। तो हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम। क्या इसमें ट्राई पोटेशियम लिखेंगे? नहीं ना, केटायन लिख चुके। फिर ये कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में 2 चीज पाया जाता है, एक लाइगेंड और एक सेंट्रल एटम। तो पहले किसको लिखेंगे? लाइगेंड को। अब बात करते हैं लाइगेंड का। यहाँ नाम आपको अगर याद होगा तो लिस्ट में लिखा है, बाकी बच्चे से देख के लिख लीजिएगा। ऑक्सलेट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑक्सलेट। लेकिन ये कितने हैं? तो ऑक्सलेट के आगे क्या लगाएं बताइए? 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्राई। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो ट्राई ऑक्सलेट। उसके बाद क्या है? कोबाल्ट। अब बताओ कोबाल्ट लिखे कि उसमें 8 लगाए? एनायन का पार्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट, है ना। कोबाल्टेट। कोबाल्ट में 8 लगेगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया बताइए? इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? 3। हाँ 3 देख चेक कर लो। इसका पोटेशियम का 3 और इसका X, और इसका क्या होगा? -6 इक्वल टू 0। तो घटा के आ जाएगा 3, ठीक है। X इक्वल टू +3, तो 3 लिख देंगे। मिल गया आंसर। ऑक्सिलेट नहीं होगा बाबू, इसमें O लगता है ना, ऑक्सिलेटो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ, सही बात है, ऑक्सिलेटो होगा, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑक्सिलेट तो लाइगेंड का नाम है, लेकिन लास्ट कहाँ खत्म होता है? O पे। जैसे क्लोरीन का क्या हो जाता है? क्लोराइड का क्या हो जाता है? क्लोरिडो। O पे खत्म होता है, ठीक है। फ्लोराइड का क्या हो जाएगा? फ्लोरिडो। साइनाइड का क्या हो जाएगा? साइनिडो। उसी तरह से। तो ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर किसमें कंप्लीट हो रहा है? ये कोबाल्ट, ट्राई ऑक्सिलेटो, ये डी ऑप्शन में मिल रहा है। तो आप जब क्वेश्चन में बनाइएगा तो आपको मिल जाएगा आंसर ढूंढिए। अच्छा इसका आंसर बताइए। एम्बिडेटेंट लाइगेंड का मतलब समझते हो कि उनके पास 2 एक्टिव साइट हो। कितने? 2 एक्टिव। जैसे साइनाइड, साइनाइड से अगर ये बॉन्डिंग करे कार्बन तो उसको साइनाइड कहते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बॉन्डिंग करे तो आइसोसाइनाइड। तो सेम फार्मूला है बट डिफरेंट एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे। तो ऐसे वाले को क्या कहेंगे? एम्बिडेटेंट। ये कैसे होते हैं? मोनोडेटेंट या यूनिडेटेंट? मोनो यूनि एक ही बात है ना, मैंने बोल दिया। तो खैर ये आपका यूनि भी होता है क्योंकि एक ही डोनर एक टाइम में कोई एक ही डोनेट करेगा। तो चलिए ये था। और एग्जांपल कौन बताया था? NO2। NO2 आपका क्या कहलाता है? नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन बॉन्डिंग किया, ये भी ध्यान से देखो, इसका कंप्लीट फार्मूला NO2 ही कहलाएगा, तो इसको नाइट्रिटो O कहते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बने। तो ऐसा दोनों आपस में क्या कहलाएगा? एम्बिडेटेंट लाइगेंड। एक और पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बोलो? CN में एक क्या लगा दिया था? S। तो इसी को बोलते हैं तो थायोसाइनाइड। और एक और इसमें N पहले कर दो, C बाद में, तो इसको क्या बोलते थे? थायो आइसोसाइनाइड। ये आइसो है
आइसोसाइनाइड, ये साइनाइड। अरे सल्फर के लिए थायोवर्ड यूज करते हैं। चलिए ठीक है, खैर हमें ये खोजना है। तो बताओ पहले वाले, अच्छा किसमें नहीं है एम्बिडेंट लाइगेंड, किसमें नहीं है? तो बताइए यहाँ पे एम्बिडेंट लाइगेंड है, ये वाला है नहीं, ठीक है, तो यही तो मिल गया जवाब। चलिए इसमें है, इसमें भी NO2 है और इसमें भी NO2 है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यही मिल गया जवाब। देखिए जो आप लाइगेंड पढ़े हो और जो आप नोमेनक्लेचर पढ़े हो, उस आधार पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आप इनको बनाइए। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने कल भी करवाया था, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्लास 12th के CBSE बोर्ड का, वो काफ़ी ज़्यादा पूछा गया था, तो वो सब आप बना सकते हो। ठीक है, जैसे देखो नीट में भी एक क्वेश्चन जो पूछा गया है बड़ा सिंपल सा है। अभी तक आप लोग केटाइन का पार्ट का नहीं देख रहे थे, तो केटाइन के पार्ट का भी एक करवा देते हैं नीट का 2013। ये क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा क्रोमियम और फ्लोरीन और ईएन का नाम फुल फॉर्म क्या है जी बताओ? इथिलीन डाई एमाइन, इसके बाद क्लोरीन, तो इसका नाम लिख सकते हो ना? चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से खुद से, नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। और सबको रूल समझ में आ गया ना नोमेनक्लेचर का? आइए इसका नाम लिखते हैं। आप लोग लिख लिए होगे? कितने बच्चे लिख लिए हो? हाथ उठाइए। चलिए जल्दी से देखिए आप ध्यान पूर्वक देखिए। आपको इस बार देखिए, हम बार बार बोल रहे थे ना केटायन का पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पहले आ रहा है तो केटायन, बाद वाला एनायन। इस बार कॉम्प्लेक्स ही केटायन का पार्ट होता है। आप बताइए सेंट्रल एटम को छोड़िए, पहले किसको लिखते हैं? लाइगेंड को। तो लाइगेंड दो है, इसका नाम है इथिलीन। क्या नाम है? इथिलीन डाई एमाइन। इसका नाम है इथिलीन डाई एमाइन। और ये बगल वाले का क्या नाम है? फ्लोरीन का क्या हो जाएगा? फ्लोरिडो। ठीक है, अब बताओ अगर एक से ज्यादा कोई चीज हो तो कैसे अरेंज करते हैं उसको? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा? ई या एफ? बताइए। ई आएगा, तो पहले किसका नाम लिखेंगे? इथिलीन डाई एमाइन। और उसके बाद किसको लिखेंगे? फ्लोरिडो। उसके बाद क्या लिखेंगे? फ्लोरिडो। बोलिए इसमें कोई दिक्कत? चूंकि ये एक साथ है इसीलिए इसमें ब्रैकेट लगा दो, ये पूरा एक साथ है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें ये कितने इथिलीन डाइमाइन? 2। तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? डाई। लेकिन पहले से डाई आ चुका है इसमें नाम में, तो फिर क्या करें बोलो? फिर 2 बार डाई लिखना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए एक नया टर्म लिखते हैं बिस। तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस। अच्छा फ्लोरिडो की भी संख्या कितनी है? 2। तो इसमें भी क्या लगा देंगे? डाई। इसमें डाई लगा सकते हैं क्योंकि अभी डाई इसमें इस लाइगेंड में नहीं लगा। तो क्या आ गया जी? डाई फ्लोरिडो। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा उसके बाद ये लिखने के बाद कौन बचा जी? क्रोमियम। क्रोमियम का क्या लिखेंगे बताइए? अब आप सोचो, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, क्रोमेट लिखे, ये नए बच्चे बताइएगा जो क्लास नहीं आए, क्रोमेट लिखे या क्रोमियम ही लिखे? क्रोमियम ही लिखेंगे क्योंकि केटायन के पार्ट में नेम चेंज नहीं होता है, एनायन में 8 लगाते हैं। ये बात समझ में आ गया? तो बाद में आएगा तो 8, अब पहले आया तो वही नाम रहेगा, तो क्रोमियम लिख दिए, क्रोमियम। अब मुझे एक बात बताओ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है, वो हम निकालना जानते हैं। कैसे तरीका है जी? जिसको निकालना उसको x मानो। फ्लोरीन का चार्ज आपको याद है -1, 2 फ्लोरीन है तो -2। अच्छा जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं ना वो न्यूट्रल होता है, जैसे NaCl न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होने के कारण क्या होगा? 0। इस पे कोई चार्ज तो है नहीं, इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 2। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? 2 क्रोमियम लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में, अब ये बॉक्स तक तो कंप्लीट हो गया, लास्ट में ये भी बचा है, तो इसका नाम क्या है? चूंकि बॉक्स के बाहर है तो इसका सिंपली लिख दो, एनायन का पार्ट है ना, तो क्या लिखेंगे? क्लोरीन या कैसे? अच्छा हाँ ये छूट गया, ए जी देखो ये छूट गया, ये 0 और ये -1, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 3। बिल्कुल सही बात, तो x का वैल्यू आपका 3 आ गया। अब क्लोरीन चूंकि सेंट्रल ये बॉक्स के बाहर है इसीलिए इसका नाम सिंपली क्या लिखेंगे? एनायन का पार्ट है इसीलिए क्या कर देंगे? क्लोराइड। क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, कितने लोग का ये क्वेश्चन सही हुआ? बाकी लोग सुधार लें।
देखिए सिंपल सा सवाल है, आपको पता है कॉम्प्लेक्स के अंदर दो चीज होता है, एक सेंट्रल एटम और एक लाइगेंड, है ना। और यहाँ पे नेम दिया हुआ है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, फॉर्मूला था नेम लिखते थे, नेम है, अब फॉर्मूला हमें डिजाइन करना। चलिए हम डिजाइन करते हैं। सबसे पहले आप देखो इसमें एक कोऑर्डिनेशन नंबर दीजिएगा, इसमें कैटायन एनायन कोई है ही नहीं, एक ही पार्ट है, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स दिए, कॉम्प्लेक्स में एटम कौन सा है, प्लेटिनम, तो प्लेटिनियम दे दिया। लेकिन ये कैटायन का कि एनायन का पार्ट है, कैटायन का पार्ट होगा। आ रहा है समझ में, पहले होगा तो बाद में कोई नहीं है, क्योंकि नेम एलिमेंट का वही है, ठीक है। अब बात आया कि इसमें कौन कौन लाइगेंड है, कौन कौन लाइगेंड है बताइए। डाई एमीन कौन है जी, पहला लाइगेंड एमीन, दूसरा लाइगेंड क्लोरीन, तीसरा लाइगेंड बताओ NO2 या ONO, NO2 मिल गया। अच्छा इनकी संख्या बताइए, तो लिखा रहता है संख्या जो है, यहाँ संख्या कितनी है, 2, तो 2 लगा देंगे। क्लोरीन कितना है, लिखा है डाई वगैरह नहीं, तो कितना होगा 1 होगा, लेकिन लिखने की 1 की आवश्यकता नहीं है। NO2 भी 1 है। आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी चाहो तो चेक कर लो, 2 आएगा, देखो इसको X मान है, अमोनिया का 0, ये भी चेक कीजिएगा। और क्लोरीन का कितना -1, नाइट्रो इसका भी -1 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा X का वैल्यू 2 आ रहा है 2, यानी ये भी सही है, उसको भी मैच कर लीजिएगा। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। कितने लोग का ही सही हुआ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी के आधार पर बनाइएगा। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नंबर के पहले सेंट्रल एटम दिखा, तो सेंट्रल एटम डिसाइड कर लो कौन है, कोबाल्ट। अब ये जो सेंट्रल एटम है वो किसका है, वो कैटायन पार्ट का है या एनायन पार्ट का है, तो ऑफकोर्स पहले लिख रहे हैं तो वो कैटायन पार्ट का है, इसीलिए तुम देखो ना कोबाल्ट आया, कोबाल्टेट नहीं है, ठीक है। अब कोबाल्ट तो आ गया, अब हम इसके में लाइगेंड की बात करते हैं। तो लाइगेंड कौन कौन है, एमाइन है, एमाइन का फॉर्मूला क्या होता है NH3, नहीं सर NH3, उसके बाद NH3 में क्या आ जाएगा 5, क्यों देखो ना पेंटा लिखा हुआ, उसके बगल में साइनाइड, साइनाइड का क्या हो जाएगा CN, और इसमें कितनी संख्या है इसकी, तो लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। और इसके बाद इधर क्या होगा क्लोरीन, कोई डाउट किसी को इसमें नहीं ना, तो ये लिखने का तरीका है, कोबाल्ट कैटायन का पार्ट, क्लोरीन एनायन का पार्ट। अब हमको ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, तो ये इसका क्या निकालना है, और हमको पता है 3 आएगा, तो X, और इसका क्या आएगा, मॉलिक्यूल का क्या होता है जी 0, और साइनाइड का क्या होता है -1, तो -1। और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या अब आपको सोचना पड़ेगा कितना रखे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए 3 आ जाए, तो क्या रखे हम बताइए। तो भाई क्लोरीन 1 से बात नहीं बनेगा, अगर -1 रखिएगा तो उधर 2 आएगा, यानी एक्चुअली क्लोरीन की संख्या कितनी थी 2, तो इस तरह से आप क्लोरीन की संख्या निकाल लीजिएगा ना, और फिर फाइनली कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, इसको देख के ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये साथ थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का संख्या इनके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। इस फॉर्मूले का तुम निकालोगे तो 3 आएगा, बात खत्म। तो ऑप्शन में दिया रहेगा आपके लिए, वो भी आसान हो जाएगा, वहां से चूज कर लेना। अब बताओ इसमें कौन है, क्रोमियम, फिर से तुम्हारा कैटायन का पार्ट है, और इसमें कितने हैं एमीन, NH3, कितने एमीन है जी 3, तो 3 कर दिए, और एक्वा वाटर के लिए लगाते हैं, तो कितना है वाटर 3, ये आ गया। उसके बाद बताइए, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में कौन आ गया है क्लोराइड। अब हमको क्लोराइड की संख्या भी सोचना पड़ेगा, तो वो पता चलेगा ऑक्सीडेशन नंबर से, कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो आप बताइए इसका X, इसका 0, इसका भी 0, यानी इसमें कितना रखना पड़ेगा -3, तब ना ये 3 होगा जाके, तुम इसका निकाल लो 3 आ जाएगा, सही है सबका, ठीक। और लास्ट चेक करो, लास्ट कौन है पोटेशियम K, यानी कि कैटायन पहले है, इस बार कॉम्प्लेक्स बाद में। कॉम्प्लेक्स में देखिए ये है यहाँ से यहाँ तक कॉम्प्लेक्स, कौन है एल्युमिनियम, और ऑक्सीलेटो C2O4, कितने संख्या में 3, ये रहा इसके अंदर ब्रैकेट। अब आप देखें ना 8 आया है लास्ट में, क्योंकि ये एनायन का पार्ट है, कैटायन का पार्ट नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है पोटेशियम कितना रखना पड़ेगा आपको पता है इसका 6 होता है, इसका X होता है, यहाँ अगर 3 रख देंगे तो फाइनल वैल्यू 3 आएगा, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर हमको 3 दिया हुआ है, यानी पोटेशियम की संख्या कितनी लेंगे यहाँ पे 3। बोलिए बात समझ में आया, कोई दिक्कत किसी को। तो चारों क्वेश्चन कितने बच्चों का सही हुआ,
ठीक है, अब बाकी लोग लिख लीजिए, इस तरह का भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। और एनसीईआरटी बुक में जो दिया था क्वेश्चन वो यही था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि नीट का एक्चुअली क्वेश्चन क्या था। नीट ये पूछा था कि इनमें से कौन होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्या पूछा नीट? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन है, बताइए कौन है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन है? ऑप्शन डी। होमोलेप्टिक का मतलब समझते हो? होमो मतलब क्या? सेम, जिसमें सेम टाइप ऑफ लाइगेंड हो, यानी कि एक ही टाइप हो, सेम टाइप लाइगेंड, कोई दूसरा नहीं हो। तो देखिए इसमें तो दो क्या तीन आ गए, नहीं तीन लाइगेंड है, इसमें दो डिफरेंट है, इसमें भी दो डिफरेंट है, बट यहाँ तुम देखो एक ही लाइगेंड है जो है कि ऑक्सिलेट, इसलिए सही ऑप्शन कौन हो गया? डी। तो आया समझ में? तो देखो नोमेनक्लेचर लिखने, नोमेनक्लेचर से फॉर्मूला लिखने, और उस पर भी इस तरह का सवाल एग्जाम्स पूछ सकता है। थोड़ा आपका टाइम टेकिंग होगा लेकिन क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत। और इतना टाइम लगेगा नहीं क्योंकि ऑप्शन देख के तुरंत बता दोगे। क्यों? इतना लिखने की जरूरत था ही नहीं, आप सीधे जानते तो ये सब लाइगेंड है जी। इसमें नहीं दिख रहा है दो लाइगेंड है, इसमें नहीं दिख रहा है एक से ज्यादा तीन है, और इसमें नहीं दिख रहा है दो है, वन एमाइन और एक्वा, और इसमें दिख रहा है कि सिर्फ एक ही है। तो ये फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट आंसर बता देते कि एक ही टाइप का लाइगेंड किस में पाया जाता है, वो है कौन सा ऑप्शन? डी। बताइए कोई दिक्कत? अब बताइए एनसीईआरटी में जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में? हाँ देखो यहाँ पे आपको ये एमाइन है और उसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एमाइन। ये वाला का नहीं लिखते थे जैसे, ये देखिए एमाइन एक है और दो है, तो क्या लिखते थे? इथिलीन, दो बना इथिलीन, और ये डाई एमाइन, ठीक है। यहाँ पे भी मिथाइल एमाइन। अब बात करते हैं इसका नेम। तो बताइए हमारे पास इसमें तीन लाइगेंड है, पहले किसको लिखे बोलिए आप? एमाइन को, ए लेटर पहले आता है तो हमने एमाइन लिख दिया। अब बताइए एमाइन की संख्या कितनी है? दो, तो क्या लगा देंगे? डाई एमाइन। इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कौन लाइगेंड आएगा बताइए? क्लोरिडो, और फिर मिथाइल एमाइन। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं। अब बताइए इसके बाद ये केटाइन का पार्ट है ना जी, तो प्लेटिनम या प्लेटिनेट? प्लेटिनम है ना। 8 तब लगाएंगे जब क्या हो? वो एनाइन का पार्ट हो। अब इसका क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। आइए इसका निकालते हैं। X + 0, क्लोरीन का -1। अच्छा ये मॉलिक्यूल है तो इसका भी क्या आएगा? 0, और क्लोरीन का कितना आएगा? -1, तो इक्वल टू 0, तो टोटल कितना आ जाएगा? तो X का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। ध्यान रहे ये रोमन लेटर में लिखते हैं इसीलिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर क्या लिखेंगे? लास्ट में क्या लिखेंगे? क्लोरीन। तो क्लोरीन का नाम एनाइन पार्ट है, एनाइन का, तो क्या नाम लिखेंगे? क्लोराइड। आइड लगा देंगे। बताइए किसी को कोई इसमें दिक्कत? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, तो नेक्स्ट डाउट बताओ क्या है फिर? पता है तो चलिए इसमें देखते हैं। एक से ज्यादा लाइगेंड रहेगा, ये लाइगेंड का नाम है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आएगा? ACN। बोलो ए आएगा तो एमाइन पहले लिखे, एमाइन। अब बताओ ये एमाइन की संख्या कितनी है? 4, तो क्या लगाएंगे? टेट्रा एमाइन। फिर Cl एक ही है तो क्लोरिडो, सॉरी क्लोराइड नहीं क्लोरिडो, और फिर नाइट्रो या नाइट्रिटो एन भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हमने क्या लिख दिया? लाइगेंड की संख्या। उसके बाद क्या लिखेंगे? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का नाम कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्ट, क्योंकि केटाइन का पार्ट है, पहले आया तो केटाइन, बाद में आया तो एनाइन, ठीक है, तो पहले आया केटाइन। और ऑक्सीडेशन नंबर तो तुमको निकालने आता ही है। X + 0 -1, इसका भी क्या होता है? -1, तो -1, और क्लोरीन का भी क्या होगा? -1, तो क्या हो जाएगा फाइनली? X का वैल्यू 3। तो रोमन लेटर में 3 को ऐसे लिखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर को इस चैप्टर में लोग रोमन लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में कौन बचा? ये कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया, लेकिन लास्ट में कौन बचा है? क्लोराइड। एनाइन का पार्ट है इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो ये है फाइनल आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? आ गया समझ में? आसान सा था, ठीक है। और कोई दिक्कत है तो बताइए। 7 में, 6 में, 5 भी दिया था, 5 में
4 तो बन चुका है, 5 6 7 में कोई डाउट किसी को? नहीं ना, तो चलो अगला टॉपिक लिखो आइसोमर। देखिए आइसो मतलब होता है सेम, और जहां पे फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा वो क्या कहलाएगा? आइसोमर। बट उसमें अंतर होगा उसकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में अंतर क्यों होती है अभी थोड़ी देर में समझ जाओगे, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन किस में? आइसोमेरिज पढ़ेंगे, लेकिन किस में? हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, ठीक है। इसमें आइसोमेरिज 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा ऑर्गेनिक में होता है वैसे ही यहाँ पे भी है। 2 टाइप्स का कौन कौन लिखिए? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज, और दूसरा कौन होता है आपको याद है ना? बोलिए। स्टीरियो आइसोमेरिज। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आपके 4 टाइप्स के होते हैं, लिख लीजिए जल्दी से कौन कौन होते हैं। आपका हो जाएगा आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन या पोजीशन। इसका दूसरा नाम क्या है? आयोनाइजेशन या पोजीशन आइसोमेरिज, ठीक है। दूसरा टाइप एक होता है तुम्हारा सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज, ठीक है। तीसरा होता है लिंकेज, लिंकेज आइसोमेरिज, और लास्ट है तुम्हारा क्या हुआ? लिखो लास्ट वाला, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज अगेन 2 टाइप्स के होते हैं। इसमें 2 कौन कौन होते हैं आपको पता है? बताओ दोनों कौन कौन होते हैं? एक तो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल, अभी मैंने नाम लिया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, और दूसरा कौन होगा? ऑप्टिकल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग, जीओसी में, ठीक है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, तो इतने टाइप्स के पढ़ने हैं। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। चलिए हेडिंग दीजिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। फॉर्मूला क्या होगा इसका? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट अलग क्या होगा? बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स। और अगर स्ट्रक्चर अलग अलग है तो प्रॉपर्टी तो अलग अलग होगी ही, ठीक है। तो ये हेडिंग दीजिए और इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज। लिखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में देखिए कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात चल रही है। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in structure, but differ in structures are called structural isomerism। और जिसका स्ट्रक्चर अलग, नेम अलग, तो भाई उसका प्रॉपर्टी भी अलग होगा। और हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे बगल में कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसमें पहला कौन है जी? फर्स्ट आयोनाइजेशन या पोजीशन, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो लिखिए आयोनाइजेशन और पोजीशन। लिखिए कॉम्प्लेक्सेस हैविंग, इसीलिए तुम लोग का दिमाग उधर ही है ना, ज्यादा उधर बज रहा था क्या? चलिए लिखिए कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लाइन तो सेम रहेगा। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट इनका अंतर क्या होगा? लिखा हुआ है आयोनाइजेशन या पोजीशन ऑफ लाइगेंड क्या होगा जी? डिफरेंट। लाइगेंड का पोजीशन डिफरेंट, बट पोजीशन ऑफ लाइगेंड
is different. Position of ligand is different. Ligand का पोजीशन क्या होगा? डिफरेंट. तो उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी को हम क्या बोलेंगे बताइए? कौन सा ligand? चलिए एग्जाम्पल लिखिए. जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं. PT NH3 Cl2 Br2. हाँ जी देखो यहाँ पे ये जो लाइगेंड है, ये लाइगेंड का पोजीशन है ना. क्या ब्रोमीन लाइगेंड है? यस या नो? नहीं है. अगर इसी फॉर्मूला को हम इस तरीके से लिख दें, यहाँ पे बाबू 4 कर दीजिए. NH3 अब Br2 को इनसाइड द बॉक्स कर दीजिए एंड आउटसाइड द बॉक्स Cl2 कर दीजिए. अब बताइए इस बार लाइगेंड कौन हो गया? Br2. तो पोजीशन किसका चेंज हुआ? Br का मतलब लाइगेंड का पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं? यहाँ पे लाइगेंड ये है, यहाँ पे लाइगेंड ये है. बट मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों कंपाउंड का फार्मूला सेम या डिफरेंट? सेम है. दोनों का फार्मूला सेम है, बट डिफरेंट क्या है? लाइगेंड का पोजीशन. यहाँ पे देखिए ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, पहले बाहर था. तो बाहर लाइगेंड की तरह नहीं एक्ट करेगा, बाहर आयंस की तरह एक्ट करेगा. इसीलिए इसको पोजीशन डिफरेंट हुआ, इसलिए क्या कहेंगे? पोजीशन आइसोमेरिक. या फिर आयन डिफरेंट हुआ, यहाँ पे आयन कौन देगा? ब्रोमीन, और यहाँ क्लोरीन. इसीलिए इसका क्या कहेंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिक. कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये सिंपल सा था. दूसरा लिखो. दूसरा कौन है? दूसरा और सिंपल है. सॉल्वेट या हाइड्रेट. हाइड्रेट का मतलब क्या होता है बताइए? वाटर होता है ना. पानी की बात चल रही है. वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर भी क्या है तुम्हारा? एक लाइगेंड है. ठीक है, तो लिखिए इसका डेफिनेशन. सॉल्वेट का मतलब क्या होता है? वाटर ना जी. तो लिखिए कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ये तो सेम रहेगा सब लाइन में, सब में यही रहेगा. कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ different in number of कौन डिफरेंट होंगे? लिखा हुआ है सॉल्वेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल, बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए लाइगेंड. बट डिफरेंट इन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज अ लाइगेंड. लाइगेंड के तौर पे जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो आपस में क्या होंगे? डिफरेंट. उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेट आइसोमेरिक. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए PT है, मान लो PT या कोई भी ले लो, और वाटर मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 6. और बाहर कौन है? क्लोरीन. ठीक है. अब बताओ अगर इसी मॉलिक्यूल को, देखो ध्यान से, इसी मॉलिक्यूल को हम कैसे लिख दिए? PT H2O5 और Cl. अब बताओ बाहर कितने Cl2 बचे? 2. लेकिन उसके जगह एक और चला गया. कौन? H2O. बताओ पहले कितना था? 6 था. वाटर मॉलिक्यूल अभी कितना है? 5 है. और ये कैसे बिहेव करता है? एज अ लाइगेंड. तो लाइगेंड की तरह अगर बिहेव करेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे लाइगेंड की तरह बिहेव कर रहा है कौन? वाटर मॉलिक्यूल. और उसका नंबर क्या है? डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है. इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेट या हाइड्रेटेड. हाइड्रेटेड मतलब आप समझ ही रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल बात. कोई दिक्कत नहीं ना. तो तीसरा लिखो लिंकेज आइसोमेरिक. थर्ड लिखिए लिंकेज आइसोमेरिक. लिंकेज आइसोमेरिक मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा जी?
जिसमें लिंक, जिससे बॉन्डिंग बनता है। कौन सा बॉन्ड? लाइगेंड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसके साथ? सेंट्रल एटम के साथ। तो सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डिंग करेगा वो लाइगेंड जो होगा, लिंकेज, वो अलग अलग होगा। जैसे लिंकेज एक कौन बनाता है? एक साइनाइड में कार्बन भी बनाता है और आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन भी बनाता है। अलग अलग लिंकेज है कि नहीं? तो इसी को हम बोलेंगे, यानी आप इसका डिफिनेशन क्या लिखोगे? अब भाई सेम बात, कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट वो कंटेन क्या करेगा? कॉम्प्लेक्सेस कंटेन जिनके पास कौन सा लाइगेंड होगा? इन लाइगेंड का नाम पता है? इनको क्या कहते हैं? एम्बीडेटेंट। तो अगर एम्बीडेटेंट लाइगेंड प्रेजेंट है तो वो कौन सा आइसोमर शो करेगा? लिंकेज। तो लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्सेस कंटेन, डायरेक्ट लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम बात है। देखिए, कॉम्प्लेक्सेस कंटेन एम्बीडेटेंट लाइगेंड। एम्बीडेटेंट लाइगेंड, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्रोमियम है, NH3 का 5 और आपका CN दिया हुआ, ठीक है ये। और इसको आप और कैसे लिख सकते हो बताओ? और कैसे लिख सकते हो? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, CnNH3 का 5 और NC लिख दें। NC लिखा मतलब आप समझे इसका डिफरेंस क्या? यहाँ पे एम्बीडेटेंट लाइगेंड होने के कारण जो सेंट्रल एटम के साथ लिंकेज पाया जाएगा वो क्या होगा? डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम से कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे? 6 बनेंगे। उसमें 3 तो कौन बना रहा है? 3 कौन बना रहा है? 3 अमोनिया बना रहा है, सॉरी 5 ना, हाँ ठीक है, 5 आपके अमोनिया बना रहे हैं और एक कौन बना रहा है? साइनाइड। साइनाइड में भी कौन? कार्बन। ये है बाबू बॉक्स, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब बगल में Cl2 लिख देना। लेकिन यहाँ पे जब आप बनाइएगा तो देखिए, क्रोमियम के साथ 5 है, लेकिन 5 कौन बना रहे हैं? देखो 5 तो आपके अमोनिया बना रही है, बात सही है, लेकिन एक और है जो, क्या अंतर है जी? किसमें अंतर है इसका? लिंकेज में। क्या अंतर है? लिंकेज में। Cl2 इधर है। अब बताइए, यहाँ पे जो साइनाइड है एम्बीडेटेंट होने के कारण नाइट्रोजन से बॉन्डिंग बना रहा है और यहाँ पे कार्बन से बना रहा है, तो लिंकेज का अंतर है ना, इसीलिए ऐसे कंपाउंड को क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमर। लेकिन एक बात बताओ, दोनों का फॉर्मूला सेम है या डिफरेंट? सेम है ना, कोई भी मॉलिक्यूल चेंज थोड़ा हुआ। CN यहाँ पे भी है, वहां भी CN है, तो फॉर्मूला सेम है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमर। और लास्ट है आपका, लास्ट कौन है जी? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरेज। तो इसका भी लिख लीजिए डिफिनेशन। अब बना लीजिएगा स्ट्रक्चर। लिंकेज आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एग्जाम में अगर ज्यादा पूछेगा तो इंपॉर्टेंट कौन है? लिंकेज। लिंकेज को आपको 2 मार्क्स लिखने में दे सकता है और ऑब्जेक्टिव इसमें बहुत पूछता है, क्योंकि आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि एम्बीडेटेंट लाइगेंड है तो कोऑर्डिनेशन बनाएगा। सेम और कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा जी? सेम। कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but ligands are different in cationic sphere and anionic sphere। cationic sphere and anionic sphere। cationic और anionic sphere में किसका अंतर होगा जी? किसका? लाइगेंड का। जैसे ये ऑप्शन देखो, बताओ इसमें कैटायन कौन? पहले वाला, बाद वाला कौन होगा? एनायन। इसका हम लिखते हैं कौन सा आइसोमर? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो बताओ कैटायन और एनायन में किसका चेंज कर देंगे? लाइगेंड का। ये वाला उठा के यहाँ कर दो। जैसे क्रोमियम में क्या लिख दोगे? Cl6 और आयरन में क्या कर दोगे? Fe
NH3 का होल 6 कर सकते हैं ना। बताओ केटायन और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में लाइगेंड बदल गया, सेम है या डिफरेंट? डिफरेंट है। लेकिन फॉर्मूला बताइए तो दोनों का अलग है या सेम है? सेम है। तो इसीलिए कौन सा कैटेगरी में रखेंगे? कोऑर्डिनेशन। ना तो लिंकेज बदला है, ना वाटर मॉलिक्यूल है, और ना ही पोजीशन सिर्फ लाइगेंड का चेंज किया। पोजीशन नहीं, पूरा बॉक्स से लाइगेंड का केटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में चेंज हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए एक बार फिर से सुन लीजिए, इनके नाम में ही जवाब है, कोई अलग से रटना नहीं है। पोजीशन बदलेंगे जी, किसका? लाइगेंड का। जो भी बदलेंगे लाइगेंड के लिए। यहाँ पे हाइड्रेट मतलब वाटर, वाटर मॉलिक्यूल बदलेंगे संख्या में, किसकी? लाइगेंड की। लिंकेज में क्या होगा जी? एम्बिडेटेंट लाइगेंड के लिए होता है। और कोऑर्डिनेशन के लिए कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस का लाइगेंड क्या हो जाएगा? चेंज। इसी को क्या बोलेंगे? तो ये था तुम्हारा स्ट्रक्चरल आइसोमेर। इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। कल आप रिवाइज करके आइए, आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए आप घर से इसको रिवीजन करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे और बाकी के 2 आइसोमेर पढ़ेंगे।